Good morning, students. Today we start the third poem of your textbook, that is A Tiger in the Zoo, page number 29. And we start the next poem, The Tiger in the Zoo. As from the title, you all depict about the poem, what this poem is about what. So it's about a poem. This poem is about a tiger who is living in the jungle and natural habitat, and the tiger living in the zoo in the cage. So this poem is written by Leslie Norris. First I'll tell you something about the poem, the overview of the poem, then we will start the stanza wise explanation. So इस पोयम में ये बताया गया है कि जो टाइगर जो एक पिंजड़े में बंद रहता है, जू में रहता है, वो अपना नेचुरल हैबिटेट से अलग रहता है, वो अपनी पर्सनालिटी को ही भूल जाता है, जो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है वो उसमें नहीं रह पाता. एंड इन द सेम टाइम द टाइगर हु इज लिविंग इन द जंगल, हु इज लिविंग इन हिज नेचुरल हैबिटेट, उसकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट होती है, वो अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी के साथ रहता है. नाउ वी स्टार्ट द पोयम. He stalks in his vivid stripes a few steps of the cage, on pads or velvet quiets, in his quiet range. He here used for the tiger, and stalks means किसी को follow करना. Stripes means जो टाइगर होता है, आपने देखा होगा टाइगर की बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं, ऑरेंज एंड येलो कलर की धारियां होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइप्स. पैड मीन्स जो टाइगर के पैर होते हैं वो. वेलवेट यू ऑल नो, जो वेलवेट का कपड़ा होता है वो. और रेज मीन्स अनकंट्रोल गुस्सा, मतलब उसका जो गुस्सा होता है जिसको कोई कंट्रोल ना कर पाए. तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो टाइगर है जिसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स हैं ब्राइट कलर की और ऑरेंज एंड येलो कलर की, और वो अपने पिंजड़े में यहाँ से वहां घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह. पिंजड़े में बहुत लिमिटेड स्पेस है, अब ज्यादा स्पेस तो होगा नहीं पिंजड़े में, इसलिए उसके पास घूमने के लिए ज्यादा स्पेस भी नहीं है. जो टाइगर है वो उसके जो टाइगर के जो पिंजड़े हैं में जो उसके पास हैं वो वेलवेट के जितने ही सॉफ्ट हैं, उसके जो पैर हैं वो वेलवेट के जितने ही सॉफ्ट हैं, इसलिए उस इतने सॉफ्टनेस की वजह से उसके चलने की आवाज नहीं आती है. और उसका जो गुस्सा है वो अपने गुस्से को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किए हुए है, वो अपना गुस्सा लोगों को शो नहीं कर सकता है. तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या पढ़ा कि एक जो टाइगर है जिसके ऊपर धारियां हैं ऑरेंज और येलो कलर की, वो अपने पिंजड़े में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है. उसके जो पंजे हैं वो सॉफ्ट हैं, वेलवेट के तरीके से, वेलवेट का कपड़ा जितना सॉफ्ट होता उतनी सॉफ्ट उसके पंजे हैं, और वो अपना गुस्सा दूसरों को शो भी नहीं कर सकता है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग मीन्स छुप जाना. जैसे आपने देखा होगा, अभी किसकी बात हो रही है? पहले हमने फर्स्ट स्टैंजा में बात की थी द टाइगर हु इज लिविंग इन द केज, जो जू में रहता था. अब ये बात किसकी है? जो टाइगर जंगल में रहता है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plumping deer pass. अब इसमें जो है वो पोएट बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो वाटर बॉडीज के पास जो लंबी लंबी झाड़ियां हैं उनके पास जाकर छुप जाता है, और जैसे ही वाटर बॉडीज में कोई हिरन पास में आता है तो वो हिरन को झपट्टा मारकर पकड़ लेता है. ये एक्चुअल नेचर होता है टाइगर का, कि जो इसमें बताया गया है. जो एक्चुअल में टाइगर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो छुप जाते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कि शिकार पास में आ रहा है वो उसको पकड़ लेते हैं. लेकिन जो जू में रहते हैं उनका नेचर ये नहीं रह पाता, वो इस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं. He should be snarling means दहाड़ना, जो शेर का दहाड़ होती है वो. Around houses at the jungle edge, bearing his white fangs. Fangs mean टाइगर के जो दांत होते हैं. His claws टेरेसिंग द विलेज. अब जो टाइगर है जो जंगल में रहता है वो क्या करता है? जो जंगल के आसपास के घर होते हैं उनके पास जाकर दहाड़ता है, तेज तेज आवाज लगाता है, जिससे इवन उसके जो टीथ होते हैं दहाड़ने से उसके दांत क्लियरली दिखाई देते हैं. ये सब देखकर जो जंगल के लोग होते हैं वो उससे डर जाते हैं. और वो दहाड़ता भी क्यों है? अपने दांत दिखा के लोगों को डराने के लिए, अपना डर बनाने के लिए लोगों के अंदर.
But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो टाइगर जो जू में बंद रहता है वो इन सारी चीजों से डिफरेंट रहता है। वो ना तो दहाड़ता है ना वो लोगों को डराता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो एक पिंजड़े में बंद है, वो लोगों तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो दहाड़ेगा भी, लोगों को डराएगा भी, तो लोग उससे डरेंगे नहीं। इसलिए वो लोगों को इग्नोर करके अपने पिंजड़े में एक साइड बैठा रहता है। जब लोग उसको देखने के लिए आते हैं तो या तो वो यहाँ वहां घूमता रहता है और लोगों को इग्नोर करता रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. और जो पिंजड़े में बंद टाइगर है वो रात के समय सिर्फ रात में जो पुलिस की गाड़ी है, पेट्रोलिंग मीन्स पहरा करती हैं, उनकी आवाजें सुनता रहता है या चुपचाप अपने आकाश की तरफ देखता रहता है। उसमें जो तारे चमकते हैं उनकी तरफ देखता रहता है अपने पिंजड़े में बैठ के, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस पोएम में पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि द टू टाइगर्स, जो जंगल में टाइगर रहता है वो अपने ओरिजिनल नेचर के साथ रहता है, ओरिजिनलिटी के साथ रहता है, वो जो एक्चुअल टाइगर होता है। लेकिन जो जंगल में पिंजड़े में बंद टाइगर है वो अपना एक्चुअल नेचर ही भूल जाता है और वो दब के रहना सीख जाता है, वो लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। सेम वे इसमें ह्यूमन से अगर हम कंपेयर किया जाए तो क्या होगा कि जिन ह्यूमन बींग्स को रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है, फ्रीडम नहीं होती है, वो अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं, वो अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को खो देते हैं, वो अपने एक्चुअल पर्सनालिटी को भूल जाते हैं। बल्कि वो पर्सन जो अपने मन का काम कर सकते हैं, जिनके पास फ्रीडम होती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, वो अपनी लाइफ में अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी के साथ काम कर सकते हैं। उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी हमारे सामने आ सकती है। Okay, so this is the poem. I hope you understand this poem. Now we come to the rhyming scheme of this poem. In the last two poems also I told you how to find out the rhyming scheme of the poem. Now again we start finding out the rhyming scheme of this poem. इस जो poem है इसमें सारे stanzas में rhyming scheme सेम ही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो stripes, इसको हम A ले लेंगे, लेकिन सेम इसमें कोई दूसरा वर्ड नहीं है। Again stripes A, cage B, केज एंड रेज आर द टू राइमिंग वर्ड्स। दो मिलते जुलते शब्द हैं, केज और रेज, तो इन दोनों को हम बी ले लेंगे एंड क्वाइट इज सी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी सी बी। सेम शैडो ए, ग्रास पास, दोनों बी, होल सी, तो ए बी सी बी। हाउसेस ए, एच एंड विलेज बी and class C, तो A B C B, and same is in the last two paragraph. Other scheme is in the poem is personification. जो next है वो personification है। personification क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को ह्यूमन बीइंग के तरीके से कंपेयर करने लगते हैं, ह्यूमन बीइंग के तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि इसमें टाइगर के लिए ही यूज किया है, टाइगर के लिए हर सेंटेंस में आपने देखा होगा ही यूज किया, हिज यूज किया है, तो इसमें हमने उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया और उसके लिए ही और हिज यूज किया, इसलिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। थर्ड इज दिस पोएम इज इमेजिनरी। जो पोएट है वो अपने जो रीडर्स हैं उनके सामने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे जो कुछ भी है, जो सब कुछ है, वो उनकी आंखों के सामने चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस पोएम इज अ इमेजिनरी पोएम। नाउ रीड दिस पोएम. Tomorrow I'll give you the question answers. So complete your copy. Thank you.